अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारा लेक्चर है ड्यूल स्पेसेस। तो इससे पहले हमने देखना है कि ड्यूल स्पेसेस को रीड करने से पहले हमें पता चले कि लीनियर फंक्शनल्स क्या होते हैं। तो लीनियर फंक्शनल हमारे पास है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ देन ए फंक्शन वी से एफ, मतलब वेक्टर स्पेस और उसकी फील्ड के बीच में हमारा जो फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शनल्स। इसके लिए भी हम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, वही एक्सियम्स यूज़ करते हैं जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कहा था कि टी यू ऑफ वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी। तो ये हमारे पास था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये दो एक्सियम्स जो हमारे पास थे। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की जगह फंक्शन के अप्लाई करें तो हमारी जो फील्ड थी, मतलब वी से एफ तक हमारा जो मतलब फील्ड तक जो हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ था उसको हमने वी और एफ से एरो से डोनेट किया था कि मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो फील्ड और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। तो ड्यूल स्पेस हमारे पास क्या होगा फिर, द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी एफ इज कॉल्ड ड्यूल स्पेस। तो तमाम लीनियर फंक्शनल के सेट को हम ड्यूल स्पेस कहेंगे। चलिए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि लेट v इज़ इक्वल टू आर क्यूब एंड हमारे पास फाई आर 3 से मतलब आर क्यूब से आर पर है, देन फाई एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z इज़ ए मेंबर ऑफ वी स्टेरिक। तो हमने ये शो करना है कि ये जो है वी स्टेरिक का मेंबर है। तो ड्यूल स्पेस को हम वी स्टेरिक से डोनेट करते हैं, वी स्टेरिक से या वी डैश से। तो इस तरह हम ड्यूल स्पेस को डोनेट करते हैं, इसको कॉन्जुगेट स्पेस भी कहते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि हम जानते हैं एवरी ड्यूल स्पेस इज़ ए वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास एक थ्योरम है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करेंगे। तो हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास ड्यूल स्पेस है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शनल है। अगर वो लीनियर फंक्शनल हुआ तो वो ऑलरेडी ड्यूल स्पेस भी होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाएंगे, उनकी जो एक्सियम्स हैं वो हम होल्ड करवाते हैं। तो अगर वो होल्ड कर जाते हैं तो ये फिर ड्यूल स्पेस भी होगा। तो ये हमारे पास है लीनियर फंक्शनल के लिए जो एक्सियम है। तो हम u लेते हैं x1 y1 z1 और v लेते हैं x2 y2 और z2। तो अब हम इसके अंदर इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम इसको दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। अगर ये इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो ये लीनियर फंक्शनल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ए और ये मैंने वैल्यूज़ पुट की और ये मैंने वी की वैल्यू पुट की। इसको मैंने ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा के अलग-अलग लिखा। इसको अलग-अलग लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये मेरे पास अगर कंसीडर करूँ, ये मेरे पास पूरा x है, ये मेरे पास पूरी y की वैल्यू है और ये मेरे पास पूरी z की वैल्यू है। अगर हम अपना पिछला प्रीवियस फंक्शन देखें तो उसमें हमें क्या बताया हुआ था कि हमारी जो मैपिंग होगी, यहाँ पर इन्होंने फाई लिया है तो यहाँ फाई या एफ जो फंक्शन है हमारा हम वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मतलब हमने उसको कैसे डिफ़ाइन करना है 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो हम अपने क्वेश्चन को ऐसे ही कैरी ऑन करते हैं। तो ये मेरे पास s और जो मेरे पास x की वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो y की वैल्यू थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और जो मेरे पास z की वैल्यू थी उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही थी। ठीक है, वहाँ पर सारी वैल्यूज़ ऐड थी। ठीक है, तो इसको मैंने जब अलग-अलग लिखा सबको 2 के साथ, फिर मैंने x, y और z की वैल्यू मैंने अलग-अलग की। तो जब मैंने x, y और z की वैल्यूज़ को मैंने अलग-अलग किया तो इनमें से फिर मेरे पास ये वैल्यू, मतलब पहले ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू और ए वाली ये वैल्यू आएगी, फिर मेरे पास b की वैल्यू ये, फिर b की वैल्यू ये और फिर b की वैल्यू ये वाली आएगी और इनके साथ जो इनके कांस्टेंट हैं वो भी आएंगे। तो फिर a के साथ a कॉमन बाहर आ जाएगा, फिर b के साथ b कॉमन बाहर आ जाएगा और मेरे पास अंदर ये वाली वैल्यू बचेंगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास वही फंक्शनल की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया a f u। तो इसको हम मतलब x1 y1 z1 हमने लिया था और उनके ऊपर जो फंक्शन डिफाइन था तो वो यही होगा ना, 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1,
क्योंकि हमने u और v की वैल्यू जो ली थी, हमने कहा था हमारे पास u क्या है, x1 y1 z1। तो अगर हम इस पर फंक्शन डिफाइन करें, मतलब उन्होंने फाई डिफाइन किया हुआ था, तो हम फाई ही ले लेते हैं। तो वो क्या होगा, x1 y1 z1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1। और इस हम सारे को इसने हमें u के इक्वल कहा हुआ था, ठीक है ना। हमने पीछे डिफाइन किया x1 और y1 और z1 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है। इसी तरह x2 y2 और z2 के लिए हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन होगा उसको हमने v कहा है। तो हमारे पास क्या आएगा, a f u प्लस b f v। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का प्रूफ है। तो आपने ये कंडीशन होल्ड करवाई है। देखें, ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो ये वेक्टर स्पेस भी होगा। हमने यही प्रूव करना था कि ये वेक्टर स्पेस है, तो ये वेक्टर स्पेस भी होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हर वेक्टर स्पेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फंक्शनल बनने पर मजबूर करती हैं। तो वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। उन प्रॉपर्टीज या एक्सियम में से हमारे पास पहला एक्सियम है कि अगर हमें किसी दो वेक्टर्स हमारे पास हों, कोई स्केलर उनके साथ मल्टीप्लाई हो, तो हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस स्केलर को अंदर लिखें और इस पर कोई हम फंक्शन डिफाइन कर दें तो फिर भी हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो बाकी पांचों प्रॉपर्टीज़ खुद ब खुद ही होल्ड करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास अगर a प्लस बी है और कोई वेक्टर है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाती है तो फिर भी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वेक्टर स्पेस की वो ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगी, अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएँ तो। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा था, इसमें भी हमने यही प्रॉपर्टी होल्ड करवाई कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और साथ में जो इसका जो पहला पार्ट है वो हमने होल्ड करवाया। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस भी है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो हम यही तो हमने कहा था ना कि एवरी ड्यूल स्पेस इज़ ए वेक्टर स्पेस। हमने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो उन्होंने गिवन सेट या गिवन हमें फंक्शन दिया हुआ था कि वो हमारा वेक्टर स्पेस है। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो वो लीनियर फंक्शनल भी है। तो ये हमारी थी पहली एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम किसी भी आर एन वेक्टर को लीनियर फंक्शनल के तौर पर लिख सकते हैं। उसका जो लीनियर फंक्शनल होगा वो लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है x1 x2 से xn तक, ठीक है, और हम कोई स्केलर लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल में होंगे। तो वो स्केलर हमारे पास क्या होंगे, तो ये स्केलर वेक्टर जो हमारे पास है या रो वेक्टर जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरे पास क्या होंगे, a इज इक्वल टू a1 से an तक। अगर इन पर मैं फंक्शन को डिफ़ाइन करूँ, फंक्शन अगर डिफ़ाइन किया जाए तो हम ये डायरेक्ट देख लेते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी ये वाली होल्ड करवा रहा हूँ f, ये भी मेरे पास फंक्शनल की प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ a ऑफ x इज इक्वल टू a f ऑफ x। तो ये क्या होगा, a1 x1 से an xn तक, ये सारे एडिशन फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी होगा कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए a और x को, तो फिर भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ही आएगी। तो ये हमारे पास अगर लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर भी लिखा जाता है तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शनल के लिए ये छोटी सी एग्जांपल, तो ये एग्जांपल है। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि पहले की रो और दूसरे के कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, पहली रकम पहले के साथ मल्टीप्लाई a1 x1 फिर प्लस a2 x2 सो ऑन an xn तक जाएगा। तो जब हम फंक्शनल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो फिर भी हमारे पास यही वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल की वैल्यू है x के अंदर, तो वो भी हमारे पास x1 x2 से xn तक ही थी। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शनल की एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ड्यूल बेसिस। तो ड्यूल बेसिस क्या होते हैं कि हमारे पास जो ड्यूल स्पेस है अगर हम उसकी बेसिस फाइंड करें तो उसको हम ड्यूल बेसिस कहेंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई b है इज़ इक्वल टू α1 α2 से αn तक, देन इट्स ड्यूल बेसिस विल बी, उसको हमने b स्टैटिक से डोनेट किया है। अगर ये b स्टैटिक है तो इसको b स्टैटिक डैश से भी डोनेट कर सकते हैं, f1 f2 f3 से fn तक। तो हम इसको, ये स्केलर्स है ना, तो हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पर लिखेंगे। हम
F1 और F1 को अल्फ़ा 1 के साथ, F2 को अल्फ़ा 2 के साथ, F3 को अल्फ़ा 3 के साथ, ऐसे हम लिखेंगे इसको। F1 अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, F2 अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। मतलब पहले हमने सिर्फ अल्फ़ा 1 के तौर पर लिखना है, फिर हमने अल्फ़ा 2 के तौर पर लिखना है, फिर ऐसे जाते जाते अल्फ़ा n के तौर पर लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, पहले हमारे पास F1 के लिए है, फिर नीचे सारी F1 के लिए ही होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फ़ा चेंज होगा, ऐसे जो हॉरिजेंटली है वो हमारे पास F चेंज होगा, और जो वर्टिकली है हमारे पास उसमें हमारे पास अल्फ़ा चेंज होगा। तो अगर लिख जाए इसी तरह हम अगर n तक जाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू n तक, तो F1 अल्फ़ा n इज़ इक्वल टू 0, F2 अल्फ़ा n इज़ इक्वल टू 0, सो Fn अल्फ़ा n इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 या 0 कैसे आता है, ये हम देखते हैं। हम क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन जानते हैं, तो सेम क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन लगाए तो हम ड्यूल बेसिस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सारों को, ठीक है, उसके जो इंडाइसिस हैं उनके तौर पर लिख लेता हूँ Fi अल्फ़ा j। अगर i इज़ इक्वल टू j हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 आएगी। अगर i नॉट इज़ इक्वल टू j हुआ तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ देखें ना, ये i है और ये j है, n और 1 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आई है। तो ये 2 है, ये n है, इसलिए 0 है। इस तरह जब हम n पर पहुंचेंगे, n और n दोनों वैल्यू सेम होंगी तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह ये हमारे पास 1 के लिए था, 1 और अल्फ़ा 1 पर हमारी वैल्यू 1 आएगी। इस तरह F2 और अल्फ़ा 2 पर वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1 आएगी। इसी तरह F3 और अल्फ़ा 3 पर हमारी वैल्यू 1 आएगी, सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर हम इसको मैट्रिसेस के तौर पर लिखें तो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर भी आ सकता है और स्केलर मैट्रिक्स के तौर पर भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर हम इसको अच्छी तरह से कंसिडर करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पर लिखा जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि वो क्या होता है, 1 0 0 1। अगर 3x3 हो तो हमारे पास क्या होता है, 1 0 0, ठीक है, यहाँ पर 0 फिर 0 0 1। तो ये हमारे पास डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 1 होंगे, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मैट्रिसेस के तौर पर लिखें तो हमारे पास ड्यूल बेसिस जो होगा वो हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो थी ड्यूल बेसिस की एक्सप्लेनेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, द बेसिस ऑफ ए ड्यूल स्पेस इज़ कॉल्ड ड्यूल बेसिस। तो हमारे पास जो ड्यूल स्पेस होगी अगर हम उसकी बेसिस फाइंड करें तो वो हमारे पास ड्यूल बेसिस होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ड्यूल बेसिस की कुछ एग्जांपल्स, तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम ड्यूल स्पेसिस और ड्यूल बेसिस के मतलब। तो एक थ्योरम भी करेंगे और हम ये भी प्रूव करेंगे कि हर ड्यूल स्पेस वेक्टर स्पेस होती है। तो ये भी हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।